आज है 3 जुलाई 2023। 3 जुलाई 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित जितने भी रिलेटिव फैक्ट हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर का पहला सवाल। आज का जो पहला सवाल है वो है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सिंगापुर के कितने उपग्रहों के साथ रॉकेट PSLV C-53 का प्रक्षेपण किया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 3 उपग्रहों के साथ रॉकेट PSLV C-53 का प्रक्षेपण किया है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सिंगापुर के 3 उपग्रहों के साथ रॉकेट PSLV C-53 का प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण यान ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। भारत के 2 निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप के 2 उपग्रहों सहित 6 नैनो उपग्रह अंतरिक्ष में गए। PSLV C-53 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो हैं रमेश बैस। महाराष्ट्र में जो आपके नेशनल पार्क हैं वो तडोबा नेशनल पार्क और संजय गांधी नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। ये शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। भारतीय जनता पार्टी नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य विधानसभा में विश्वास मत से पहले इस्तीफा दे दिया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के निर्देशन में होने वाले फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद लिया गया। अब फ्लोर टेस्ट होता क्या है इसके थोड़ा सा देखेंगे। यह अविश्वास प्रस्ताव या फ्लोर टेस्ट हमेशा सदन के पटल पर आयोजित किया जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वर्तमान जो सरकार है उसको कम से कम कितने 51% सदस्यों का समर्थन प्राप्त है कि नहीं। कानून के अनुसार राज्यपाल अनुच्छेद जो लगता है 175(2) के अनुसार सदन को बुला सकता है और यह निर्धारित करने के लिए फ्लोर टेस्ट का आदेश दे सकता है कि सरकार बहुमत में है अन्यथा या नहीं है। यदि विधानसभा सत्र में नहीं है तो राज्यपाल अनुच्छेद 163 के अंतर्गत अपनी अवशिष्ट या विशिष्ट शक्तियों का उपयोग स्पीकर को फ्लोर टेस्ट बुलाने की अनुमति देने के लिए कर सकता है। इतना सब कुछ आपको इसका फ्रेंड से जानकारी प्राप्त होती है, इसको भी आप याद रखेंगे। और अगर आपकी वीडियो अच्छी हेल्पफुल लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिलीपींस। फर्डिनेंड मार्कोस ये हैं, इन्होंने ही अभी फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। ये 17वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। मार्कोस जूनियर को बोंग बोंग के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने मनीला में जो है ललित कला के राष्ट्रीय संग्रहालय में शपथ ली। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर 2028 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। सारा दुत्रे कार्पियो उपराष्ट्रपति बनी। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने रोड्रिगो दुतेर्ते का स्थान लिया है, जिन्होंने 2016 से 2022 तक फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। राष्ट्रपति फिलीपींस सरकार की कार्यकारी शाखा का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है फिलीपींस में वो सीधे जनता द्वारा किया जाता है। पढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, प्रतिवर्ष 2 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व UFO डे या विश्व UFO दिवस प्रतिवर्ष 2 जुलाई को मनाया जाता है। तो आप ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। हर साल 2 जुलाई को विश्व स्तर पर आयोजित किया जाता है। यह दिन विश्व UFO दिवस संगठन WFODO द्वारा अज्ञात फ्लाइट वक्रेट UFO की नियुक्ति को समर्पित है। WFOD का उद्देश्य UFO
के अस्तित्व के बारे में जागरूकता और लोगों को ब्रह्मांड में अकेले न होने की संभावना के बारे में यह सलाह देता है। प्रारंभ में यह दिन 24 जून को मनाया जाता था। बाद में इस दिन को 2 जुलाई को WUFODO की स्थापना के लिए बुलाया गया। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला है कि हाल ही में किस देश ने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर 75 छात्रवृत्तियों की शुरुआत की है? तो पांचवे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ब्रिटेन ने भारत की 75वीं वर्षगांठ की अवसर पर 75 छात्रवृत्तियों की शुरुआत की है। तो थोड़ा सा इसको देखेंगे। ब्रिटेन ने सितंबर से वहां पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों के लिए 75 छात्रवृत्ति की पेशकश की है। इस योजना के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रमुख व्यापारिक घरानों के साथ भागीदारी की है। यह एक वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। हाल ही में पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के द्वारा पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया गया। तो भाई है क्या, इसके बाद थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस ने अपने अद्वितीय वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा की है। बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के जो MD और CEO हैं वो हैं तपन सिंघल। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर का। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किसे केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली का शुभारंभ किया है? तटरक्षक बल ने किस केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पद्मा का शुभारंभ किया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे कि पद्मा है क्या। भारतीय तटरक्षक बल ने मासिक भत्तों के विवरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन यानी कि पद्मा पेरोल ऑटोमेशन एवं स्वचालित वेतन और भत्ते मॉड्यूल का उद्घाटन श्री रजनीश कुमार, रक्षा लेखक महानियंत्रक CGDA, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। सरकार ने समर्पित सेवाओं को सुनिश्चित करने और हर स्तर पर मैनुअल हस्तक्षेप को कम करने और गवर्नेंस को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया के लिए अभियान चलाया है। भारतीय तटरक्षक बल के जो महानिदेशक हैं वो है बीरेंद्र सिंह पठानिया। भारतीय तटरक्षक बल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 फरवरी 1977 को। भारतीय तटरक्षक बल का जो मुख्यालय है ये है रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली में। पढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार को फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक परिवार को फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो ये तो सभी को पता है, क्यों अब ये जारी क्यों किया है। इन कार्डों की मदद से सरकार उन परिवारों की पहचान करेगी जिनके पास कोई सरकारी नौकरी या किसी प्रकार का रोजगार नहीं है। सरकार ऐसे परिवारों के कम से कम एक सदस्य को नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार प्रदान करने का प्रयास करेगी। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर में उद्यमी भारत कार्यक्रम को संबोधित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्यमी भारत कार्यक्रम को संबोधित किया है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में लिखेंगे है क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार MSME निर्यातक योजना की क्षमता निर्माण और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMGP की नई सुविधाओं को बढ़ाने और तेज करने की शुरुआत की है। उन्होंने नई दिल्ली में उद्यमी भारत सरकार को कार्यक्रम को भी संबोधित किया और कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र में भारत की अर्थव्यवस्था का लगभग 1/3 हिस्सा है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की। अगला करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि एनीमिया को खत्म करना। तो ये क्या है, इसके बाद थोड़ा दिखाएंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य 2047 तक एनीमिया को खत्म करना है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना और 17 राज्यों के 278 जिलों में लागू किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में तो ये ऑलरेडी लागू है ही। तो बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, प्राचीन यूनानी विद्वान के नाम पर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के टेलीस्कोप का नाम
क्या है, तो पुराने एक वैज्ञानिक थे आपके क्या कहते हैं हम यूनान के, तो उनके नाम पर एक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, उसके टेलीस्कोप का क्या नाम है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यूक्लिड उसका नाम रखा गया है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के टेलीस्कोप यूक्लिड का नाम एक प्राचीन यूनानी गणितज्ञ के नाम पर रखा गया है, जिसे पृथ्वी से लगभग 1 मिलियन दूर सौर कक्षा में अपने गंतव्य तक 1 महीने की यात्रा के लिए अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा। यह रहस्यमयी ब्रह्मांडीय घटनाओं पर प्रकाश डालेगा, जिन्हें डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के नाम से जाना जाता है। मिशन की संभावनाएं यूक्लिड की जांच की विशालता से परिलक्षित होती हैं। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। कौन सा देश 1975 के बाद से एक दिवसीय विश्व कप और 2007 के बाद से T20 विश्व कप में पहली बार क्वालिफाई करने में विफल रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज की अगर बात करें तो इसने हर साल, इस साल 2023 2 बार की विश्व चैंपियन जो है वेस्ट इंडीज, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के क्वालिफिकेशन चरण से बाहर होने के कगार पर थी। एक मौका ही था, केवल एक ही मौका था उनके पास। निकोलस पुरन को सुपर 6 चरण में अपने सभी 3 मैच जीतने चाहिए थे, लेकिन पहले मैच में स्कॉटलैंड से हार गई। परिणाम स्वरूप जेसन होल्ड विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहे। वे भारत में खेलते नजर नहीं आएंगे। वेस्टइंडीज के लिए बाकी 2 मैच महज औपचारिकता के लिए होंगे। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की। अगला करंट अफेयर है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 किस देश ने जीती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अपने देश भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है। अब तो किसको हरा के जीती है भी देखना होगा। भारत ने दक्षिण कोरिया में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 टूर्नामेंट के फाइनल में ईरान को 42-32 से हराकर फाइनल जीता है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, एयरलाइन रेटिंग.com द्वारा जारी सूची के अनुसार 2023 की सबसे अच्छी एयरलाइन कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एयर न्यूजीलैंड के जो है सबसे अच्छी एयरलाइन रेटिंग के द्वारा 2023 की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन है। कतर एयरवेज दूसरे स्थान पर है, उसके बाद एतिहाद एयरवेज तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर कोरियन एयर, पाँचवें पर सिंगापुर एयरलाइन, छठे में क्वांटास एयरलाइन और सातवें में है आपका वर्जिन एयरलाइन और आठवें में है ईवी एयर और नौवें में है कैथे पैसिफिक और 10 में है एमिरेट्स। एयरलाइन रेटिंग.com ने रैंकिंग के लिए प्रमुख सुरक्षा और सरकारी ऑडिट, एयरलाइंस बेड़े की आयु, यात्री समीक्षा और लाभप्रदता जैसे पहलुओं की जांच की है, उसके आधार पर ही ये सूची जारी की गई है। आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि कामेश्वर राव कोदामंत्री को नए सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया है। कामेश्वर राव कोदामंत्री जो है ये एसबीआई ने शनिवार को 1 जुलाई 2023 से कामेश्वर राव कोदामंत्री को अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ नियुक्त करने की घोषणा की है। कोदामंत्री जो 1991 से बैंक के साथ हैं, चरणजीत सुरिंदर सिंह की जगह लेंगे। अन्ना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कोदामंत्री को बैंकिंग, विदेशी मुद्रा, वित्त और लेखांकन के क्षेत्र में अनुभव है। तो ये थे आज के 15 करंट अफेयर के क्वेश्चन। पिछले वीडियो का जो क्वेश्चन था वो हमने आपको पूछा था कि हाल ही में चेक लेडीज ओपन में अपना दूसरा लेडीज यूरोपियन टूर खिताब किसने जीता, तो इसका जो राइट आंसर था वो था दीक्षा डागर। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। हरियाणा की दीक्षा डागर जो है गोल्फर हैं, इन्होंने चेक लेडीज ओपन में अपना दूसरा लेडीज यूरोपियन टूर एलईटी जीता था। इससे पहले इन्होंने 2019 में ये जीता था। थाईलैंड की तिरचाट लिंगलैब 2023 चेक लेडीज ओपन की उपविजेता रही। आज की वीडियो का जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की जा रही है। आपको इस क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी है उसको आप लिखेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही।